हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में अपनी यूनिट 5 कंप्लीट की है और उसके बाद मैंने उसकी क्वेश्चन सीरीज आपको दी है कि किस तरीके से आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है यूनिट 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज का हमारा टारगेट रहेगा इसमें जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका प्रेपरेशन की, आप उसको कैसे बनाते हैं, उसके डायग्राम्स और उसकी सेल रिएक्शन किस तरीके से लिखते हैं। और सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा लेड एसिड स्टोरेज बैटरी, यानी हम दोनों इन सेल्स का प्रिपरेशन और इनकी सेल रिएक्शन किस तरीके से लिखेंगे, ये सब आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसमें पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें हमारा सिलेबस क्या है, यानी यूनिट 3 में आपका सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास क्या आती है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि आपकी बैटरीज, यानी सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आते हैं इसमें जो बेसिक डेफिनेशंस है आपकी सेल, बैटरीज और आपका ईएमएफ वगैरह। इसके बाद आपकी आती है बैटरीज, यानी इसमें आप क्या पढ़ेंगे, दो तरीके की बैटरीज पढ़ेंगे, प्राइमरी और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी सेल्स। तो जो आपकी केमिकल सेल्स होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, वो आपकी प्राइमरी सेल्स होती हैं। और जो आपकी लेड एसिड स्टोरेज है वो आपकी कैसी है, वो आपकी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इसको आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल। अब इसमें सेकेंड पार्ट आपका आता है कोरोजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जो नया पार्ट ऐड हुआ है दैट इज केमिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसमें आपका ऐड हुआ है सीमेंट, पीओपी, और इसकी सीमेंट में आपकी क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग, हार्डनेस और सेटलिंग, यानी ये सारी चीजें हम इस वाली यूनिट में कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है इसमें मैं आज आपको ये दोनों चीजें बताऊंगी कि ये आपके टॉपिक में यानी आपके सिलेबस में ये किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं और इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके कवर होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी इसमें कि जैसे आपका यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसमें आप क्या स्टडी करते हैं। यानी इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी इसमें आप क्या बात कर रहे हैं कि आप एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। वो आपकी कैसी हो सकती है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, यानी केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। अब आपके पास इसमें नेक्स्ट क्या आता है कि सेल की डेफिनेशन आती है कि यानी आपका सेल क्या है। यानी आप जब डिवाइस की बात करेंगे जो आपका इस एनर्जी को, यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की जब आप बात करोगे तो वो डिवाइस जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा वो आपका डिवाइस क्या होगा, सेल। और जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी की, तब हम किसकी बात करेंगे, तब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जब हम बात करेंगे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जब भी आपका डिवाइस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब वो आपका डिवाइस कैसा होगा, यानी सेल आपका होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आपके पास ये मैंने आपको बताया कि दो तरीके की सेल हैं और ये किस बेसिस पे, यानी जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करेंगे दैट इज केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, और जब आप इलेक्ट्रोलिटिक की बात कर रहे हैं तब आप किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी। अब आपके पास क्या आता है इसमें डेफिनेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी जब भी आप सेल की बात करेंगे तब वहां पे आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किसमें, जब भी आपकी मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स बनती हैं उन दोनों के बीच में पोटेंशियल, यानी एक इलेक्ट्रोड आपका क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आपका क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी बेसिस पे आपने इसको क्या बोला, एक आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। जिस इलेक्ट्रोड की आपकी टेंडेंसी होती है लॉस करने की इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, यानी जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, वो इलेक्ट्रोड आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, और वो उसका क्या होगा, उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। इसी तरीके से अगर आप रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन में आप बात करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी जो आपका मेटेलिक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और रिड्यूस्ड हो जाएगा,
यानी जो गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा और जो लॉस करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इस बेसिस पे आपने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रोड्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होगा, किसके बेसिस पे, गेन और लॉस के बेसिस पे। अब यहाँ पे आपका सिलेबस में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपको दोनों सेल्स के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। यानी क्वेश्चन किस तरीके से आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो सबसे पहले आपको यही पार्ट बताना है कि ये किस तरीके की सेल है और ये कैसे क्या काम करेंगी। यानी ये सेल हमारी वो सेल है जो आपका कन्वर्ट करेंगी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रोलिटिक को डिफाइन करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। अब जब आप बात करते हैं सेल्स की तब आप बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। यानी जब भी आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली बात की कि एक ही सेल के अंदर दोनों रिएक्शन सेम टाइम पे हो रही हैं, तब आप क्या बात करते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। और जब भी आप बात करेंगे केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो यहाँ पे आप क्या बताते हैं कि आपका ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। यानी ये रिएक्शन अपने आप होती है, इसको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं होता, इसके लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ती है। यानी ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, यानी खुद से फिजिबल नहीं होगी रिएक्शन। अब अगर इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके इलेक्ट्रोड्स कैसे होंगे, डिफरेंट मटेरियल के। यानी अगर दो इलेक्ट्रोड्स हैं तो दोनों अलग अलग मेटल्स की इलेक्ट्रोड्स होंगी। और यहीं पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोड सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अब हम जब भी इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो उसी के सोल्ट सॉल्यूशन में डिप होता है। यानी जो जितनी भी इलेक्ट्रोड्स इसकी होंगी वो डिफरेंट मटेरियल की होंगी, तो वो उसके ही सॉल्यूशन में डिप्ड होंगी। अब अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा दो इलेक्ट्रोड्स हैं और वो डिफरेंट मेटल की बनी है, तो उसके बावजूद भी ये क्या होंगी, इलेक्ट्रोलाइट सेम ही होगा इसका और सेम इलेक्ट्रोलाइट में ये डिप होंगी। अब आप एक डिफरेंस और बताते हैं यहाँ पे कि आपका सोल्ट ब्रिज प्रेजेंट होता है। यानी आप सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं किसमें, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और सोल्ट ब्रिज का यूज आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नहीं करते हैं। अब आपने ये बताया कि आपका एनोड क्या होता है, नेगेटिव, और कैथोड पॉजिटिव। ये आपका सिर्फ किसके केस में होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। यहाँ पे आपका क्या होता है, आपके टर्मिनल्स रिवर्स हो जाते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे इसको एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई की, जिसकी वजह से आपका एनोड क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और कैथोड आपका नेगेटिव। अब आपने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं एनोड टू कैथोड। और यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब भी आपने एक्सटर्नल बैटरी प्रोवाइड की तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो अब ये कहां से कहां जा रहे हैं, अब ये कैथोड टू एनोड मूव कर रहे हैं। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, गैल्वेनिक सेल, और आपका इलेक्ट्रोलिटिक का लेड एसिड स्टोरेज बैटरी। तो आपको ये सारे डिफरेंसेस स्टेप बाय स्टेप बताने हैं कि इलेक्ट्रोड कैसा होगा, एनोड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपकी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, किस सेल की क्या प्रॉपर्टीज है, रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये सारे डिफरेंसेस वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ये इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। अब जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये पार्ट आपका कैसा है, ये पार्ट आपका एनोड है और ये पार्ट आपका कैथोड। तो यानी ये आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें आप डिफरेंस में एक चीज मेंशन कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे सोल्ट ब्रिज का यूज किया। यानी सोल्ट ब्रिज आपका क्या है, ग्लास टाइप, यानी ग्लास रोड है आपका, जिसमें आपने क्या लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया। यानी इलेक्ट्रोलाइट आप क्या ले रहे हैं, KCl। अब ये आपने सोल्ट ब्रिज सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही क्यों यूज किया, अब आपने ये देखा कि ये आपने यहाँ पे जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड ली और इसी के आयंस यानी Zn2+ और SO4 2-, ये दोनों कंबाइन करके इसी का सॉल्यूशन बना ZnSO4। इसी तरीके से जब हमने ये इलेक्ट्रोड ली कॉपर की, और ये कॉपर की इलेक्ट्रोड डिप्ड है आपका
CuSO4 के सॉल्यूशन में। तो यानी ये हम कह सकते हैं कि जो हमने डिफरेंसेस बताए, यानी स्टेप बाय स्टेप हमने जो डिफरेंसेस लिखे हैं, यानी हम ये सारी चीजें इसमें एग्री कर रहे हैं कि हमने डायग्राम उन्हीं के बेसिस पे बनाया कि हमने एनोड को नेगेटिव भी बताया और कैथोड को पॉजिटिव, और हमने ये चीज भी बोली कि जो हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं वो किस में डिप्ड है, उसी के सॉल्यूशन में, यानी उसी के आयंस के सॉल्यूशन में। तो यानी अगर जिंक की इलेक्ट्रोड है तो जिंक सॉल्यूशन ही होना चाहिए, जो हमने लिया है ZnSO4। इसी तरीके से जो हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया कैथोड पे, वो हमारा कैसा होगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हमने उसको। अब हमारा एक टाइम कैसा होगा कि जब हमने ये डिप किया तो यहां से Zn पॉजिटिव ये इस सॉल्यूशन में एंटर करना शुरू करेंगे, और ये Zn पॉजिटिव कब करेंगे, जब, यानी अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं एट एनोड, और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि एनोड पे हमेशा आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब जैसे ही आपका ऑक्सीडेशन होगा तो आप इसकी रिएक्शन लिखना शुरू करेंगे इसी हिसाब से। यानी आपने रिएक्शन लिखी कि आपका जिंक मेटल कन्वर्ट हुआ Zn2+ में, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस। यानी यही हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बोल रहे हैं कि हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। अब इसके बाद जब जैसे ही यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आता जाएगा तो ये इलेक्ट्रोड हमारी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। इस पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आता जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आपका कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स कैथोड जा रहे हैं। तो आपका एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव, और इसी तरीके से यहाँ पे आपका Cu2+ प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, और यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया इलेक्ट्रोड से तो ये नीचे की तरफ आता जा रहा है, तो ये आपका इलेक्ट्रोड एक टाइम पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, जैसे यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई। अब ये कंसंट्रेशन इसकी जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी तो यानी ये हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, हर एक चीज न्यूट्रल चाहिए होती है। तो इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए हमने क्या यूज किया, सॉल्ट ब्रिज का यूज किया। तो सॉल्ट ब्रिज में भी आपका क्या है, एक ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो ये Cl नेगेटिव आयंस इस तरफ एंटर करेंगे इसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इसी तरीके से ये K पॉजिटिव आयंस इस तरफ आएंगे इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो यानी सॉल्ट ब्रिज का यूज हमने सिर्फ कहाँ किया, अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज किया। किस लिए, अपने चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यानी चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए। अब इसी तरीके से अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं तो कैथोड पे आपका क्या प्रेजेंट है, Cu2+, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस आप क्या दिखाओगे, कैथोड पे गेन। यानी ये तभी रिड्यूस्ड हुआ और ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, अपना कॉपर में। यानी आपका यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी आपने ये बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। यानी आपने ये बोला कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन। तो हमेशा आपको क्या याद रखना है कि आपको रिएक्शन किस तरीके से लिखनी है। यानी आपने इसको रिडॉक्स इसलिए बोला क्योंकि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी ये आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। यानी जब भी आप एनोड की रिएक्शन लिखेंगे तो आपको हमेशा क्या याद रखना है कि आपने इलेक्ट्रॉन का लॉस किस तरफ दिखाना है, अपना राइट हैंड साइड दिखाना है। अब यही चीज आपने क्या बोली कि कैथोड पे आपने इसी लॉस को क्या दिखाया, आपने गेन दिखाया। इसीलिए आपने क्या बोला, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या हुआ, रिडक्शन। अब ये दोनों रिएक्शन जब आपने लिखी तब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन आप ऐसे लिखेंगे कि आपको दोनों प्रोडक्ट्स यानी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको आप ऐड कर देंगे और जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं आप उनको ऐड कर देंगे। यानी इधर आपका क्या था, जिंक, और इधर आपका कॉपर 2+, और ये आपका कॉपर 2+, जिंक 2+, और ये आपका आ गया कॉपर। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको ये ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखनी है। यानी आपने क्या किया, ये दोनों इस तरफ, यानी दोनों रिएक्टेंट्स एक तरफ
और दोनों प्रोडक्ट यानी दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया। यानी ये अगर आप कहेंगे कि आपकी रिएक्शन 1 ये आपकी 2, तो आपने इन दोनों को क्या किया, सिंपली ऐड किया, ऐड 1 and 2। इससे आपने क्या लिखी, अपनी ओवरऑल रिएक्शन लिखी। तो यानी ये आपका क्या हो रहा है रिएक्शन में, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में और कॉपर 2+ कन्वर्ट हो रहा है आपका कॉपर में। हो गया है क्लियर? आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट। अब आपके पास आता है एक डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। यानी जब भी हमारी इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल की अगर हम बात करें कि हमारा इलेक्ट्रोड यानी एक हमारा एनोड और एक हमारा कैथोड, उन दोनों में पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा, यानी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों में। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कब देखना है, जब आपके सर्किट में करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा या फिर नेग्लिजिबल होगा। अब आप उसको किस टर्म्स में देते हो, यानी आप उसको डिफाइन करोगे कैसे, ई नोट सेल से। अब ई नोट सेल आपका क्या है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यानी जो आपका कैथोड का पोटेंशियल है उससे आप सब्सट्रैक्ट करोगे अपने एनोड के पोटेंशियल को। तो इस डेफिनेशन को आपने क्या बोला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी जब भी आप पोटेंशियल का डिफरेंस चेक करते हो, ये आपको आगे काम आएगा नर्स्ट इक्वेशन के जो डेरिवेशंस हैं वो सोल्व करने में। अब आता है आपका नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन, यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है डिराइव नर्स्ट इक्वेशन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डेल्टा जी। हमने 12th में भी पढ़ा है कि हमारा डेल जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन आपका ये है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, जहां पे एफ आपका क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, और ई आपका क्या है, ईएमएफ। अब अगर मैं बात करूं किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, डेल जी नोट। अब ये डेल जी नोट किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ये आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ई नोट। अब ये दोनों वैल्यूज आपको, अब हमें ये भी पता है कि डेल जी और डेल जी नोट में भी एक रिलेशन है। यानी मैं अगर इसमें ये रिलेशन डिफाइन करूं तो मैं एक रिलेशन ये दे सकती हूं। ये सारे रिलेशंस आपके कहां से आए, थर्मोडायनेमिक्स से। क्यू आपका क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट। अब आपको क्या देना है, यहां पे दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है। यानी ये अगर मैं कहूं इसे इक्वेशन 3, तो आप इस इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 और 2 से डेल जी और डेल जी नोट की दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यानी यहां पे ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, ये इक्वेशन आपकी इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें रिलेशन क्या निकालना है नर्स्ट इक्वेशन के लिए कि ईएमएफ और ई नोट में दोनों में रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को माइनस एनएफ से डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय माइनस एनएफ। अब जैसे ही आप माइनस एनएफ से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, यहां बचेगा आपका ई, इसको आप लिख सकते हैं ई सेल, और ये आपका हो जाएगा ई नोट सेल प्लस आर टी डिवाइड बाय माइनस एन एफ, और ये आपका आ जाएगा एल एन क्यू। अब आपने एक चीज मैथ्स में पढ़ी होगी कि जब भी आप नेचुरल यानी नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2.303 log क्यू। तो मैं अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे नेचुरल लॉग ले लूं, यानी बेस 10 में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूं नेचुरल लॉग को, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल, ये माइनस का साइन आपका ऊपर चला जाएगा, 2.303, आर आपका क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.314, और आपका एफ मैंने बताया फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 96500। अब आपका टी क्या है, टी आपका है टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तब वो क्या आएगा, 298 केल्विन।
अब ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पुट कर देनी है, यानी आर की वैल्यू पुट कर देंगे 8.314, टी आपका 298, और इसको हमने log बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ log Q। अब आपका n की वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी, क्योंकि अभी n की वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करनी है कि जो भी हमारी सेल रिएक्शन होगी उससे हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारे पास f की वैल्यू क्या है 96500। अब आपके पास ये डेरिवेशन इस तरीके से आया, अब इसको हम लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस, अब ये आपका ये जो फैक्टर है पूरा, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 0.0591 डिवाइड बाय n, और ये आपका आ गया log Q। अब Q को आप किस तरीके से लिख सकते हो, मैंने बताया ये आपका क्या है रिएक्शन कांस्टेंट। अब ये रिएक्शन कांस्टेंट है, यानी ये आपकी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और ये आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी है नर्स्ट इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को आपको कहां यूज करना है, अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। आओ एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं आज, बाकी प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप। अभी आपके पास क्या है, ये दिया है कंसीडर अ सेल रिएक्शन Zn2 पॉजिटिव, और इसकी कंसेंट्रेशन आपको गिवन है। इसके बाद कॉपर 2+, ये कंसेंट्रेशन गिवन है, और ये Cu। अब आपको इससे ये समझ आना चाहिए कि आपकी सेल की रिएक्शन कैसे लिखी है, यानी आपकी सेल की रिएक्शन लिखी है इस तरीके से Cu2+ और Cu। अब आपको ये यहां से देख के ये समझ आ जाना चाहिए कि इसमें आपका ये पार्ट क्या है एनोड, और ये पार्ट आपका क्या है कैथोड। अब जैसे ही आपको ये पता चला और आपको कंसंट्रेशन गिवन है, यानी आपको इसकी कंसंट्रेशन दे दी है 0.1 मोल, और इसकी कंसंट्रेशन गिवन है कॉपर 2+ की 0.2 मोल। अब आपको नर्स्ट इक्वेशन यूज करके इसका आंसर निकालना है, यानी आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, और इन्होंने क्या पूछा है कि राइट हाफ सेल रिएक्शंस, कंप्लीट सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। यानी अब आपको क्या निकालनी है, सेल की रिएक्शन भी लिखनी है। अब आपको हाफ सेल की भी लिखनी है और कंप्लीट सेल यानी आपको ओवरऑल रिएक्शन भी लिखनी है। तो आपने एनोड पे अगर रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एट एनोड। अब ये रिएक्शन मैंने पहले भी बताई, यानी ये आपकी कौन सी सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसको आप क्या बोलते हो, डेनियल सेल। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आपको कभी कुछ भी समझ नहीं आया इससे देख के, तो आपको ये समझ जरूर आ जाना चाहिए कि आपका Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में। और हमेशा केमिस्ट्री में अगर किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद आएगा। तो ये आप रिएक्शन बहुत इजीली लिख लेंगे, क्योंकि आपका यहां से ये चीज क्लियर हो रही है कि Z से जिंक आपका कन्वर्ट हुआ Zn2+ में। इसी तरीके से कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे आपका कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2+ कॉपर में, यानी किसी के पास पहले 2 पॉजिटिव चार्ज था और ये कन्वर्ट हुआ कॉपर में। दैट इज इसने क्या किया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। इसके बाद क्या हुआ, ये न्यूट्रल हो गया। अब अगर आपसे ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए कहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। यानी पहले आपने जिंक, फिर आपने क्या लिखा कॉपर 2+, और ये रिएक्शन यहां से Zn2+ और ये आपका कॉपर। यानी अब आपने क्या लिखा, इसकी ओवरऑल रिएक्शन। अब आपको ओवरऑल रिएक्शन से ये पता चला कि ये आपके क्या हैं, ये आपके प्रोडक्ट हैं और ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। तो जब भी आपकी कंसंट्रेशन की बात होगी तब आप इजीली यहां से लिख पाएंगे। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन का रिलेशन है, ई सेल यानी ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल, यानी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n और log, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। यानी इसके लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, ई नोट
सेल कैलकुलेट करना है। अब ई नोट सेल का हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है, अगर आप यहाँ देखें तो आपको ये पोटेंशियल गिवन होगा। तो आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है, यानी Zn2+ का गिवन है ये नेगेटिव में, और कॉपर का गिवन है ये पॉजिटिव में। तो यानी कॉपर आपका क्या है, कैथोड। तो यानी पहले आप किसका लिखेंगे, कैथोड का लिखेंगे, दैट इज 0.34। अब आपके पास क्या है, -0.76, और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 0.76। अब आप अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब आप इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, और ये वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी हैं। अब आपको n की वैल्यू डिफाइन करनी है कि आपकी ये जो रिएक्शंस हैं, यहां से आपका चार्ज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यानी आपने ये देखा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। तो इस वाली रिएक्शन के लिए आपके पास n की वैल्यू क्या आई, n की वैल्यू आई आपके पास 2। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है। अब ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, log Zn2+, और ये आपका आ जाएगा कॉपर, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये रिएक्टेंट्स आपके क्या हैं, जिंक और कॉपर 2+, यानी ये आपका हो जाएगा जिंक और ये कॉपर 2+। अब आपका ये आ जाएगा डिवाइड करके 0.0296। अब यहां पे आपको इसकी वैल्यूज पुट करनी है, यानी ये आपका आ जाएगा लोग। अब ये जो कॉपर की कंसंट्रेशन है और स्टैंडर्ड जिंक की कंसंट्रेशन है, इसको आप क्या कंसीडर करते हो, 1 कंसीडर करते हो हमेशा। तो इसकी जगह अगर हम 1 लेंगे तो यानी हमें मल्टीप्लाई में क्या करना है, सिर्फ जिंक की जो कंसंट्रेशन है, यानी जिंक की कंसंट्रेशन आपको क्या दी, 0.1। अब इसी तरीके से आपके पास कॉपर की कंसंट्रेशन गिवन है, और यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन आप क्या लेंगे, स्टैंडर्ड, दैट इज 1। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपको गिवन है 0.2। अब आपको ये log 1/2 का फॉर्मूला लगाना है, यानी log A/B का। तो ये आप सोल्व कर लेंगे इसको इस तरीके से। अब ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस log 2, ये चीज आ जाएगी। अब आपको पता है, आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा कि आपकी log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, और log 2 की वैल्यू 0.3010। अब आपके पास जब ये वैल्यू आई तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1.1 माइनस 0.0296 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.3010। अब ये आपका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1.1 माइनस 0.089। अब आप इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.1089। ये आपका इतना वोट आंसर आ जाएगा। यानी आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, आपको सबसे पहला स्टेप लेना है, इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है, भले ही आपसे एग्जाम में पूछा जाए या नहीं, क्योंकि ये जब आप सेल रिएक्शन जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखने में कंफ्यूजन ही रहेगी। आपने जैसे ये सेल रिएक्शन लिखी, सेल रिएक्शन लिखने के बाद आपको n की वैल्यू पता चली, यानी इसके लिए आपको n की वैल्यू 2 पता चली, और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे, यानी जो आपकी नर्स्ट इक्वेशन है। जैसे ही आपने नर्स्ट इक्वेशन लिखी तो आपको ये समझ में आया कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, ई नोट सेल कैलकुलेट करना है, और आपके पास इसका फॉर्मूला है ऑलरेडी, यानी आपने ई नोट सेल कैलकुलेट किया, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब आपको क्वेश्चन में ये सारी चीजें गिवन है तो आपने इससे ई नोट सेल कैलकुलेट किया। अब जैसे ही ई नोट सेल कैलकुलेट किया तो आपको यहाँ पे ये कंसंट्रेशंस भी गिवन है दोनों की। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने इसकी कंसंट्रेशन को 1 लिखा और जिंक की कंसंट्रेशन को 1 लिखा। अब इसके बाद आपको ये सारी चीजें क्या है,
मैथमेटिकली सोल्व करनी है, कि आपको log सोल्व करना आना चाहिए, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि log a/b को कैसे सोल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। तो वही चीज हमने यहां पे की, यहां पे था आपका 0.1, तो यानी ये डेसिमल आपने इस तरीके से हटाया, तो आपका ये चीज आ गई। अब आपने वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करने के बाद आपने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद आपने सोल्व करके अपना आंसर निकाल लिया 1.1089 वॉट। अब इसके बाद हमारा आता है लेड एसिड स्टोरेज बैटरी, यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं वो हमारी क्या है, प्राइमरी सेल हैं, यानी आप उनको यूज करके थ्रो कर देते हैं, यानी वो चार्जेबल नहीं होती। लेकिन अगर हम लेड एसिड स्टोरेज बैटरी की बात करेंगे तो वो हमारी कैसी है, सेकेंडरी सेल है। और ये हमारी क्या होती है, रीयूज हो सकती है, ये हमारी सेकेंडरी सेल है, रीयूजेबल है और आप इनको बार बार चार्ज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी आपको बात बताऊं कि लेड एसिड स्टोरेज किस तरीके का होता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लें कि ये बनेगा ऐसे ही कि इसमें भी आपका क्या होगा, एक एनोड और एक आपका कैथोड, यानी अगर ये पार्ट मैं लूं एनोड और ये पार्ट लूं मैं कैथोड, तो इसमें भी कुछ ना कुछ मेटल्स होंगे, यानी किसी मेटल से बनी होंगी। तो अगर मैं ये कहूं कि ये लेड एसिड स्टोरेज बैटरी है, तो इसका जो एनोड बना है वो हमारा किससे बना है, लेड से, और ये हमारा कैसे बना है, लेड ऑक्साइड से। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हम सेल की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, तो यानी इसके अंदर आपका होगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपने ये सारी चीजें कहां से आई, ये सारी चीजें इसके नाम से आपको याद रखनी है कि आप बात कर रहे हैं लेड एसिड स्टोरेज की। तो यानी इसका जो एनोड बना होगा कैसे बना होगा, लेड से बना होगा, और इसका कैथोड कैसे बना होगा, लेड पेरोक्साइड से। और इसके अंदर ये एसिड स्टोरेज की बात हो रही है, तो यानी इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, H2SO4 जो कि आपका एसिड है। अब आपका क्या आता है कि इसकी वर्किंग कैसे लिखेंगे आप, यानी ये किस तरीके से काम करेगी, इसमें रिएक्शंस कैसी होंगी, यानी ये आपकी चार्जेबल है, तो यानी एक आप इसकी रिएक्शंस लिखेंगे जब ये डिस्चार्ज होगी, यानी जब आप इसको यूज करेंगे, यानी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग भी आपका एनोड होगा, यानी एनोड पे रिएक्शन होगी, यानी एट एनोड, और इसी तरीके से आपकी क्या रिएक्शन होगी, कैथोड। तो एनोड पे मैंने आपका क्या बताया, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब आपको एक सिंपल सी चीज हमेशा याद रखनी है जब भी आप लेड एसिड स्टोरेज की बात करेंगे, कि आपको लेड से क्या बनाना है, लेड सल्फेट बनाना है, यानी Pb से PbSO4। अब आपका Pb से PbSO4 कब बनेगा, जब आपके पास सल्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे, यानी आप उसमें क्या ऐड करेंगे, सल्फेट आयंस। और अब आप रिएक्शन कैसी लिख रहे हैं, आप रिएक्शन लिख रहे हैं एनोड की। अब जैसे ही एनोड की रिएक्शन आपने लिखी, तब यहां पे क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस आएगा, तो यानी आपकी एनोड वाली रिएक्शन कंप्लीट। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल आप क्या करेंगे, कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जितना यहां पे लॉस हुआ उतना ही आपको क्या दिखाना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपकी कैथोड किस चीज से बनी है, आपकी बनी है PbO2 से, तो यानी आप कहां से शुरू करेंगे, PbO2 से। PbO2 से आपने शुरू की, और क्या रिएक्शन लिखनी है आपको, दोबारा से आपको क्या बनाना है, PbSO4, और आपका क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी 2H2O प्लस एनर्जी। अब आपको ये चीज देखनी है कि आपने PbO2 से शुरू किया और आपने क्या बनाया, PbSO4 बनाया, और आपको क्या मिला, H2O मॉलिक्यूल्स यानी वाटर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी। तो अब आपके रिएक्टेंट्स क्या क्या होने चाहिए, यानी आपको अगर कोई ये चीज पूछ रहा है कि आपने PbO2 से PbSO4 बनाया,
और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाया, तो आपके पास इस तरफ रिएक्टेंट्स क्या होंगे? तो आपके रिएक्टेंट्स होंगे सल्फेट और एच आयंस। तो एच आयंस आपके कितने हुए? 4 एच आयंस, क्योंकि आपने यहां पे क्या लिया? 2H2O। अब ये चीज जैसे ही क्लियर हुई, आपने रिएक्शन लिखी और आप लिख रहे हैं कैथोड की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाएगा। तो यानी आपको ये रिएक्शन सिर्फ इस तरीके से याद रखनी है कि आपने हमेशा पीबी में भी क्या बनाना है? PbSO4। और जब कैथोड की बात की तो PbO2 की बात की, तो यहाँ पे भी आपने क्या बनाया? PbSO4। अब इसी तरीके से दोनों रिएक्शंस को ऐड करके हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं Pb प्लस PbO2 प्लस ये आपके सल्फेट आयंस क्या हैं? 2 सल्फेट आयंस प्लस 4H पॉजिटिव, दैट इज 2H2। तो यानी मैं इसको लिख सकती हूं 2H2SO4। और ये आपको चार्ज कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में नहीं लिखना होता, तो आपका क्या आ जाएगा? 2PbSO4। यानी यहां पे भी आपका क्या बना? लेड सल्फेट, यहां पे भी आपका लेड सल्फेट, तो यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PbSO4 प्लस 2H2O प्लस एनर्जी। ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट। यानी जब आपकी बैटरी आप यूज कर रहे हो अपने पर्पस के लिए, तब आपकी रिएक्शंस क्या होंगी? तब आपकी रिएक्शंस ये होंगी। अब जब आपकी ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, यानी इसमें H2SO4 का लेवल कम हो जाता है, वो भी किस वजह से? क्योंकि आपके एनोड्स पे क्या होता है और कैथोड्स पे PbSO4 जमना शुरू हो जाता है। तो आपकी सेल को क्या चाहिए? उस टाइम पे चार्जिंग चाहिए। तो चार्जिंग के टाइम पे आप क्या करेंगे? इसके टर्मिनल्स को रिवर्स कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी हमने यही चीज बताई कि जब भी आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी आपने कभी किसी बैटरी को चार्ज करना शुरू किया, तो यानी आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, तो यानी आपने उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की। अब जैसे ही आपने एनर्जी प्रोवाइड की, तो इसके टर्मिनल्स रिवर्स हो जाएंगे। जो आपका कैथोड है वो आपका एनोड की तरह वर्क करेगा, और जो आपका एनोड है वो आपका कैथोड की तरह वर्क करेगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपके टर्मिनल्स भी रिवर्स होंगे, तो आपके रिएक्शन लिखने का तरीका भी रिवर्स होगा। तो आप क्या करेंगे? यानी आप क्या लिखेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग? आपने क्या किया? एट एनोड। एनोड पे आप क्या करा रहे हो? एनोड पे सेम एज इट इज आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब आपको क्या करना है? जो आपने पहले अपनी रिएक्शंस लिखी, सेम यही रिएक्शन, यानी आप अब एनोड की रिएक्शन लिख रहे हो और इस पे आप लिखेंगे कैथोड की रिएक्शन, और वो भी कैसे? रिवर्स करके। यानी ये आपका ऐसे और ये आपका इस तरफ। तो यानी अगर मैं इसको लिखूं PbSO4 प्लस 2H2O प्लस एनर्जी, ये आपको क्या दे रहा है? PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H पॉजिटिव आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर आप अपनी रिएक्शन देखें, तो आपकी रिएक्शन यही है कि आपने इधर से शुरू किया और आपने इसको उस तरफ लिखा, तो यानी आपकी यही रिएक्शन है। अब आपने क्या करना है? कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? जो आपकी यहां पे एनोड की रिएक्शन थी। यानी जो आपके एनोड पे है वो आपको कैथोड पे लिखना है, जो आपका कैथोड है वो आपका एनोड पे लिखना है। और किस तरीके से लिख रहा है? रिएक्शंस को रिवर्स करके। यानी जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो आपके प्रोडक्ट बनेंगे, और जो आपके प्रोडक्ट हैं वो आपके रिएक्टेंट बनेंगे। वो किस वजह से हुए आपके टर्मिनल रिवर्स? वो टर्मिनल रिवर्स आपके इसलिए हुए क्योंकि आपने उसको चार्जिंग के टाइम पे एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की। अब इस रिएक्शन को आप इधर से लिखना शुरू करेंगे, यानी PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका क्या बन रहा है? Pb प्लस SO4 2 माइनस। यानी ये आपकी क्या हुई?
कैथोड की रिएक्शन हुई। अब आपको क्या लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल में एज इट इज आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके लिखेंगे, यानी अब आपका क्या हो गया 2PbSO4 प्लस 2H2O प्लस एनर्जी that gives Pb plus PbO2 plus 2H2SO4, यानी यहां पे आपके क्या हो गए 2 सल्फेट आयंस प्लस 4H पॉजिटिव, तो इनसे कंबाइन करके आपका क्या बना 2H2SO4। अगर आप ये चीज देखें कि आपकी जो यहाँ ओवरऑल रिएक्शन आई है, ये पीछे वाली जो आपकी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन है वही रिएक्शन है, लेकिन आपने क्या किया उसको रिवर्स करके लिखा, यानी इधर आपका क्या आया 2PbSO4 प्लस 2H2O प्लस एनर्जी, और ये आपका इस तरफ क्या आया राइट हैंड साइड आपका आ गया है Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। यानी आपने क्या किया, सारी रिएक्शंस को रिवर्स करके लिख दिया। अगर आपको रिएक्शन याद नहीं हो रही है तो आप सिर्फ हमेशा क्या तरीका याद रखें, जो मैंने ये बताया कि आपने दोनों तरफ क्या बनाना है, Pb से शुरू करके PbSO4 बनाना है, इसी तरीके से PbO2 से PbSO4। अब जैसे ही ये रिएक्शंस आपकी आई तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आपको रिएक्टेंट में क्या क्या चीजें ऐड करनी है। और हमेशा एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि एनोड पे आपने क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है, और यहाँ पे आपने क्या दिखाना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है तो आप कैथोड में क्या दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन दिखाएंगे। अब आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है कि जब भी आप ड्यूरिंग चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सेल किस तरीके से बिहेव करेगी, यानी जब आप इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगी, और चार्जिंग के टाइम पे ये इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव करेगी। तो आपकी ये सारी सेल रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चार्जिंग में आपकी कैसी रिएक्शन करेगा और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ये आपकी कैसी रिएक्शन करेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच।